Very good morning, Radiant, class 11 students. Today we are going to discuss topic basis of accounting. What about the basis of accounting? Actually, student, this chapter is going on process and basis of accounting. And in last video, I already talked you about the process of accounting. What about the process of accounting? When you are going to start any business, then when you are going to record the transaction, first of all you are identify the transaction and the procedure will be continue and end now the recording in the or making the financial position or the balance sheet. तो लास्ट टॉपिक ये लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया जा चुका है. अब आज का जो टॉपिक है दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. देयर आर टू बेसिस, दो बेस पे जो है अकाउंटिंग प्रोसीजर किया जाता है. अभी तो एक नया आ चुका है. पहले आप एक देखिए कैश बेसिस अकाउंटिंग, दूसरा है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग और तीसरा जो आपको पढ़ना है वो है हाइब्रिड बेसिस. तो हाइब्रिड बेसिस का मतलब दोनों को मिक्सअप किया गया. लेकिन पहले हम सीखते हैं कि अकाउंटिंग बेसिस में पहला क्या है, कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होता है. ठीक है, व्हाट अबाउट द कैश बेसिस अकाउंटिंग. नाम से ही क्या लग रहा है, देखो कैश बेस पे मतलब जो भी ट्रांजेक्शन करना है वो कैश में ही होना चाहिए. ठीक है, सो इन द कैश बेसिस अकाउंटिंग all the transactions are revenues or recorded in the books of account when they are actually received in cash. If they are not received in cash, they will not be recorded in the books of account. ठीक है, only cash nature transaction are recorded in the cash basis accounting. Actually students, देर आर टू टाइप्स ऑफ कि प्रोफेशनल्स जो होते हैं, प्रोफेशनल्स में मैंने देखो एग्जांपल ले रखा है. लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं. ये तो बहुत छोटा लिखा है लेकिन ये सबसे बड़ा है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट. ठीक है, तो चूंकि आपको पता है कि कॉमर्स का ये बहुत बड़ा स्कोप है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं. अच्छा, आपको क्या लगता है, आपको ये नहीं लगता स्टूडेंट कि जो एक पार्ले जी की कंपनी है, ऐसी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करती है, जो रॉ मटेरियल को परचेज करके प्रोसेसिंग यूनिट में डाल करके फिर वो सेमी फिनिश गुड्स बनाती है, फिर वो फिनिश गुड्स बना करके पैकिंग लेबलिंग करने के बाद तब वो चीज़ों को बेचती है, उनका काम. और ये जो लॉयर हैं ये बैठे हैं खाली बस अपनी फीस ले रहे हैं, डॉक्टर अपनी फीस ले रहा है, सी अपनी फीस ले रहा है. इनके काम में कुछ फ़र्क नहीं लग रहा आपको. इनका कहीं ना कहीं ब्रॉड कंसेप्ट है, एक लंबा है, रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स. यहाँ पे क्या है, ओनली रिसीविंग और ओनली पेमेंट. ठीक है, दैट्स वाई द अकाउंटिंग प्रोसीजर इज बेस्ड ऑन टू अकाउंटिंग सिस्टम. फर्स्ट इज कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड सेकंड इज एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग. इन द कैश बेसिस अकाउंटिंग ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच आर कैश इन नेचर. अगर वो कैश नेचर के ट्रांजेक्शन नहीं है, दे विल नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. इन विच बेस, कैश बेसिस अकाउंटिंग. आपको पता है स्टूडेंट कि हर ट्रांजेक्शन का कैश भी होता है, क्रेडिट भी होता है. जैसे अगर मैं बात करूं रेवेन्यू की, तो आपके दिमाग में आएगा सर रेवेन्यू मतलब सेल की बात कर रहे हैं. कैश बेसिस अकाउंटिंग में और क्रेडिट बेसिस अकाउंटिंग में जो रेवेन्यू होता है, जो सेल होता है, वो कैश में भी होता है और क्रेडिट में भी होता है. मतलब आप नगद में भी चीज़ों को बेचते हैं, उधार में भी चीज़ों को बेचते हैं. तो कैश बेसिस अकाउंटिंग कहता है कि रिकॉर्ड ओनली कैश नेचर ट्रांजेक्शन, यू नीड नॉट टू रिकॉर्ड द क्रेडिट ट्रांजेक्शन. मीन्स इन द सेल यू रिकॉर्ड ओनली कैश रेवेन्यू, क्रेडिट रेवेन्यू कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं होगा. बात में समझाई. तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है सर ये बहुत ही शॉर्टर टर्म है, बहुत ही छोटा कंसेप्ट, बहुत ही छोटे में ही चीज़ों को समेट रहा है. तो क्या ये फेयर रिजल्ट देगा? क्योंकि आप एनालिसिस करने बैठे हो. अभी तक तो आपके अंदर फीलिंग्स आ गई होगी कि हम कॉमर्स करके आ रहे हैं, हमारा बिजनेस है, खुद का बहुत बड़ा करना है, चीज़ों को समझना है, फील करना है, पैसे का हिसाब करना है. तो वही सारी चीज़ें हैं. कैश बेसिस अकाउंटिंग it is only suitable only for those size of business where the maximum transaction is related to cash. ऐसे ट्रांजेक्शन, ऐसे बिजनेस जहाँ पे मैक्सिमम ट्रांजेक्शन जो है कैश पे डिपेंड होते हैं, वहीं पे कैश बेसिस अकाउंटिंग जो है फॉलो हो सकती है. ठीक है, एंड स्पेशली द कैश बेसिस अकाउंटिंग इट इज़ फॉलो फॉर द प्रोफेशनल्स. ठीक है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इनके यहाँ बस दो ही चीज़ होता है. एक तो कितनी फीस रिसीव हुई एंड उस फीस के पर्पज में कितना डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, कितना लीगल एक्सपेंसेस, कितना अदर एक्सपेंसेस उन्होंने किया. ठीक है, तो ओनली इनकमिंग ऑफ कैश एंड ओनली आउट गोइंग ऑफ कैश. ठीक है, डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं, आप दिखाते हैं तो क्या कहते हैं, भैया डॉक्टर साहब दवा दे दीजिए, बाद में पैसा ले लीजिएगा. ये सब तो ऐसे बिजनेस है जहाँ पे तुरंत आपको पैसा देना पड़ता है. चार्टर्ड अकाउंटेंट आपसे फीस मांगेगा, सीए, करोड़ों की इनकम होती है इन लोगों की. तो इनका जो होता है ये आना, कैश का आना और कैश का जाना. इफ द 99% ट्रांजेक्शन आर रिलेट ऑन कैश, देन यू नीड नॉट टू रिकॉर्ड द क्रेडिट नेचर ट्रांजेक्शन. जैसे हो सकता है
कि इनके यहाँ कोई वर्कर वर्क कर रहा हो जिसको ये सैलरी देते हो 2000 रुपये के हिसाब से। अगर ये 2000 को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनके पूरे साल भर की सैलरी बनेगी 24000 रुपये। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्सपेंस कितना है, एक्चुअल एक्सपेंस कितना है? सर एक्चुअल एक्सपेंस है 24,000। बट जिस लेबर की बात कर रहा हूँ, जिस एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, उस एम्प्लॉय के घर में शादी थी तो उसने जो है 50,000 एडवांस में ले लिया। किस नाम पे? सैलरी के नाम पे। मेरा बच्चा, आपको मैंने एक सिखाया है पिछले चैप्टर में, एक कंसेप्ट सिखाया है, मैचिंग कंसेप्ट। ऑल द एक्सपेंसेस एंड ऑल द इनकम जस्ट मस्ट बी रिलेट टू द ईयर, दैट इज कॉल्ड मैचिंग कंसेप्ट। द ट्रांजेक्शन दैट इज रिलेट टू डायरेक्टली टू दैट ईयर, उसी ईयर से वो रिलेट करेगा तभी जाएगा। इस 50,000 में 24,000 एक्सपेंस ही इस साल का है, लेकिन आपने कितना दिखाया? 50,000। ठीक है, कितना एडवांस है इसमें? सर 26,000 एडवांस है। लेकिन चूंकि हम कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो ये तुरंत 50,000 को कंसीडर कर लेगा कि हमारा आउटगोइंग कितना हुआ? 50,000। ठीक है, और अगर बात की जाए कैश बेसिस में, तो कैश बेसिस अकाउंटिंग में कोई आपसे बोले कि प्रॉफिट कितना होगा, तो क्या आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत है? नहीं बेटा, क्या करना है? देखो 10 लाख रुपया कैश में आया और 5 लाख रुपये खर्चा हो गया, तो 10 माइनस 5 सीधे सीधे 5 लाख रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो यू कैन से कि कैश इन द कैश बेसिस अकाउंटिंग वी कैलकुलेट नेट प्रॉफिट ओनली बाई when your expenditure is less than income या receiving, या when your receipts more than expenditures। जब आपके रिसीप्ट जो है, जो कैश की इनकमिंग है वो ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो आप प्रॉफिट करेंगे। लेकिन ये प्रॉफिट सही प्रॉफिट नहीं है। तो पहले हम डेफिनेशन की बात फिर से कर लेते हैं। इन द कैश बेसिस अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड ऑल ओनली कैश नेचर ट्रांजेक्शन। ठीक है, जनरली इट विल बी अडॉप्ट बाय द प्रोफेशनल्स, लॉयर, डॉक्टर एंड CA। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में एडवांटेजेस क्या है? पहली बात तो बहुत सिंपल है, क्योंकि कैश ही रिकॉर्ड करना है तो सोचना ही नहीं है कौन एडवांस लिया कौन एडवांस नहीं लिया, ये सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो रियलिस्टिक है, सेटिस्फाइड है, बहुत ही ईजी वे में, बहुत आराम से। अब इसके इतना थोड़ी है, अभी यहाँ पे तो सबको पकड़ना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ कैश नेचर ट्रांजेक्शन को। तो पहला आपका बेनिफिट है, सिंपल है, यूजेबल है, रियलिस्टिक है, सेटिस्फाइड है, सुटेबल फॉर लॉयर, डॉक्टर एंड CA। तो मैंने ये बताया कि प्रोफेशनल्स आर यूजिंग दिस बेसिस अकाउंटिंग, कैश बेसिस अकाउंटिंग, बिकॉज दे आर 99% ट्रांजेक्शन आर डिपेंड ऑन कैश, दे आर ओनली रिसीव्ड कैश एंड पेइंग कैश फॉर द सम एक्सपेंसेज। That's why the receipts over than expenses it will be referred to the profit, but that is not a true profit। वो fair profit नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। Disadvantages, it does not view fair profit and loss of the balance sheet। तो मैंने पहले ही बताया कि that is estimated profit, that profit are estimated by the professionals, by the doctor, lawyer and CA, because they are ascertaining profit only by the receipts over than expenses, but that expenses may be related to the next year or may be related to the previous year। तो पिछले साल और इस साल से भी या नेक्स्ट ईयर से भी रिलेट कर सकता है वो एक्सपेंसेस या इनकम। ठीक है, सपोज दैट कि आपको जो है 20,000, या सपोज दैट एक मेरी बात सुनिए कि आपको 2 लाख रुपए कमीशन मिलेगा अगले साल। ठीक है, लेकिन किसी ने अगर आपको वो एडवांस में कमीशन ला के दे दिया, तो वो एडवांस में कमीशन आपने ला के दे दिया 2 लाख रुपए, जबकि वो इनकम नेक्स्ट ईयर की है। इसी साल के प्रॉफिट में आपने कैलकुलेट कर दिया, आपका प्रॉफिट ज़्यादा आ गया, टैक्स देकर के किनारे हो गए, लेकिन वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं था, वो तो 2 लाख रुपए अगले साल की इनकम है। तो ये मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि ना तो प्रॉफिट सही बताएगा और ना ही फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट सही बताएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यू आर डिपेंड ओनली कैश नेचर ट्रांजेक्शन। इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग कंसेप्ट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है कि ईच एंड एवरी आइटम मस्ट बी रिलेट टू द ईयर। जैसे कि एग्जांपल ले लूँ बेटा, तो शायद समझ में आ जाए आपको। डॉक्टर ने एक मशीन परचेज की जिसको कहते हैं एक्सरे मशीन। कौन सी मशीन? एक्सरे। अब क्या कहते हैं इसको बायोलॉजी के टर्म में? अभी एक्सरे मशीन जिससे आप एक्सरे करवाते हो वो मशीन परचेज किया। सपोज कर लो कि ये मशीन जो है आपकी 1.5 लाख रुपए की थी, 1,50,000 की थी। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि 1,50,000 रुपये में पूरा 1,50,000 तो इस साल यूज नहीं होगा। जब इसका बेनिफिट कई सालों में लिया जाएगा तो इसको हम धीरे धीरे डेप्रिसिएट करके, द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी इट इज नॉट एन एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर, बट द डेप्रिसिएशन ऑन दैट मशीनरी दैट पार्ट इज द एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो ये जो 10% 15% डेप्रिसिएट होगी, ये 10% डेप्रिसिएट मतलब घिसावट, कितना वो यूज हुई, अगले साल भी यूज होगी ना।
तो जो असेट्स कई सालों में फ़ायदा देगा तो उसका पूरा खर्चा एक ही साल का खर्चा थोड़ी होगा। तो मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जो जितना इस साल से रिलेट करता है उतना ही रखिए, लेकिन जब आप कैश बेसिस फॉलो करेंगे सीधे पेमेंट में दिखाएंगे बाई एक्सरे मशीन 1,50,000 का पेमेंट हो गया, ठीक है। तो मैचिंग कंसेप्ट फॉलो नहीं करते, ये डिसएडवांटेजेस है। एंड कंपनीज एक्ट 2013, बिकॉज ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ फॉलो द कंपनीज एक्ट 2013, वी हैव टू आल्सो फॉलो द कंपनीज एक्ट 2018। ये एक्ट क्या होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट द अकाउंटिंग प्रोसीजर, पहले ये नहीं था लेकिन भी 2013 से फिर से कंपनीज एक्ट ने कुछ अमेंडमेंट के तहत कंपनीज एक्ट 2013 बता दिया, जिसमें अकाउंटिंग के सारे प्रोसीजर जो है रखे गए हैं किस तरीके से आपको करना है। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट ये जो है रिफर नहीं करता। कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट रिकॉग्नाइज टू फॉलो द कैश बेसिस अकाउंट, ये इनको रिफर नहीं करता, ठीक है। ये इसके डिसएडवांटेजेस है। नाउ आई एम गोइंग टू talk about the accrual basis accounting. What about the accrual basis accounting? Students, accrual basis accounting means those type of accounting process or those type of accounting base in which all the transactions are recorded, cash nature or credit nature, ठीक है। In the accrual basis accounting we record the transaction, doesn't matter they are received or not. Revenue will be recorded in the books of account, doesn't matter they are received or not. Expenses, income, all things that is relate to the year that will be record। तो वो पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है, अगर इस साल से रिलेट कर रहा है, आपने नगद में सामान बेचा है, उधार में सामान बेचा है, आपने नगद में परचेज किया है, उधार में परचेज किया है, कैश नेचर का है या क्रेडिट नेचर का है, नगद तरीके का है या उधार तरीके का है, ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द एक्रूअल बेसिस। तो ये सुटेबल होगा कि नहीं, बात में समझाई? तो डेफिनेशन कर लीजिएगा। एडवांटेजेस, इट डिस्क्लोज द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सीधी सी बात है कि जब आपने सबको पकड़ करके रखा है तो जो प्रॉफिट आएगा दैट इज ट्रू प्रॉफिट एंड दैट पोजीशन दैट इज अ फेयर पोजीशन या एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बैलेंस शीट और द कंपनीज। तो इट डिस्क्लोज का मतलब होता है दिखाता है, इट डिस्क्लोज द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस और द फाइनेंशियल पोजीशन। इट फॉलो द मैचिंग कंसेप्ट, ये मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करता है। एक्रूअल बेसिस कहता है कि भैया 1,50,000 रुपये नहीं बल्कि इसका जो डेप्रिसिएशन होगा वही इस साल का एक्सपेंस होगा, बाकी नहीं। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट इसी को प्रेफर करता है कि यू हैव टू फॉलो द एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, बिकॉज इन द एक्रूअल बेसिस यू रिकॉर्ड द कैश नेचर ट्रांजेक्शन एंड एज वेल एज क्रेडिट नेचर ट्रांजेक्शन। डिसएडवांटेजेस, नॉट सिंपल, पहली बात तो इतना सिंपल है नहीं। अब कैश में क्या था, कैश रखना कैश निकालना इतना ही है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको निकालना पड़ेगा दोनों चीज़ें, ठीक है। जैसे आउटस्टैंडिंग, आपने जो है 24,000 सैलरी आपको देनी थी, लेकिन आपने सैलरी दिया कितना, सपोज दैट 20,000 रुपये। तो जब आप खर्चा दिखाने लगेंगे कहेंगे 24,000 के यहाँ 20,000 गया, 4,000 और जोड़िए इसमें, क्या किस नाम से, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, बकाया सैलरी, लेकिन खर्चा तो 24,000 ही होगा, ठीक है। पर्सनल जजमेंट, एक्चुअली इट इज़ अफेक्टेड बाय द पर्सनल जजमेंट, क्योंकि यू हैव अ चांस टू मैनिपुलेट योर ट्रांजेक्शंस, दैट्स वाई पर्सनल जजमेंट मतलब अपना भी कुछ प्रभाव इसमें डाल सकते हैं, 2-4 हज़ार बढ़ा कर घटा करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। तो आई थिंक यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, कैश बेसिस की जगह पे अब तो पूरी तरीके से कैश बेसिस खत्म हो चुका है, जो नया टर्मोलॉजी आया है वो आया हाइब्रिड बेसिस, हाइब्रिड बेसिस अकाउंटिंग, हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो रॉ मटेरियल, जो मैन्युफैक्चरिंग के वर्क हैं, जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स लंबे हैं, वहाँ पे यही फॉलो होता है। हाइब्रिड बेसिस जानते हैं किसके लिए है? ये हाइब्रिड बेसिस बेटा ना, ये सिर्फ उनके लिए है जो डॉक्टर्स, लॉयर या सीए थे, उनको वो अब कैश बेसिस ना फॉलो करके हाइब्रिड बेसिस फॉलो करते हैं। इन द हाइब्रिड बेसिस अकाउंटिंग सम ट्रांजेक्शन्स, सम इवेंट्स आर फॉलो कैश बेसिस एंड सम आर एक्रूअल बेसिस। जैसे रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड, ये क्या करेंगे, रिसीप्ट्स जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी कैश बेसिस पे, ठीक है। जैसे इनकी फीस रिसीव हो रही है वो सारी चीज़ें ये कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, बट द एक्सपेंसेस और जो लाइबिलिटीज़ होगी वो एक्रूअल बेसिस पे चलेंगे। जो सीए हैं या जो लॉयर हैं, सपोज दैट मेरी बात सुनिए, ठीक है, इनको फीस मिली कितनी, 2 लाख रुपए, तो ये रेवेन्यू या जो रेवेन्यू मतलब सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स पार्ले जी कंपनी बेचेगा, सर्विस कौन बेचेगा, लॉयर बेचेंगे, सीए बेचेंगे। ये धनिया और मिर्चा हल्दी लेकर के नहीं बैठे हैं, दे हैव सम स्पेशल माइंड दैट यू हैव टू पे सम फी, तो वो फीस का पैसा लेते हैं, है ना। तो ये फीस को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब कैश में आएगा। तो इन द हाइब्रिड बेसिस अकाउंटिंग रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड व्हेन इट इज रिसीव्ड, बट द एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज आर गोइंग ऑन द एक्रूअल बेसिस। जैसे
इनके यहाँ जो वर्कर वर्क कर रहे हैं उनको अगर सैलरी दी गई उसमें से कुछ रह गया तो वहाँ पे एक्यूरल बेसिस भी ये फॉलो करें। एक्यूरल बेसिस का मतलब कितना दिया गया कितना रह गया, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया ना। कुछ ट्रांजेक्शन्स पे जहाँ पे रिसीविंग की बात हो रही है वहाँ पे ये कैश बेसिस फॉलो करते हैं, और जहाँ पे कुछ पेमेंट रह गया है, कुछ चीज़ें लेनी देनी रह गई हैं, चाहे वो एक्सपेंसेस और लाइबिलिटी के फॉर्म में, तो वहाँ ये एक्यूरल बेसिस फॉलो कर सकते हैं, करते हैं, मतलब कि जो है कितना दिया गया कितना बकाया रहेगा, ठीक है। सो चैप्टर्स आपका एंड हो चुका है, ये इतना ही था ये थर्ड चैप्टर में, सॉरी फोर्थ चैप्टर में, कैश बेसिस अकाउंटिंग, एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग एंड हाइब्रिड बेसिस अकाउंटिंग, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।